पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बना गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है भारत के लिए? इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अमेरिका से क्या सऊदी अरब की दूरी पैदा हो रही, दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ रही है? ईरान युद्ध को लेकर पाकिस्तान को इस सैन्य गठबंधन से क्या कुछ मिलने वाला है? तुर्की की चाहत क्या है? क्या उसका हथियारों का बाजार और फलने फूलने वाला है इस इस्लामिक नेटो की वजह से? इसके अलावा पाकिस्तान की जो भूमिका रही है ईरान युद्ध में, उसका क्या असर पड़ेगा इस गठबंधन की वजह से? और पाकिस्तान क्या करेगा अगर हूती लगातार हमला करते रहे सऊदी अरब पर? बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा ईरान अमेरिका के युद्ध से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं, जैसे ये युद्ध अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने ट्रंप ने जो प्लेन बदला था तुर्की में, बताया गया, बाद में उन्होंने खुद खुलासा किया कि उनकी जान को खतरा हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन उन्हें दूसरे प्लेन से भेजना ठीक समझा। क्या ईरान के पास ट्रंप की पुख्ता जानकारी थी? वो कहां पर थे, किस फ्लोर पर मौजूद थे? क्योंकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि ईरान को सब कुछ पता था, इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को डर सता रहा था कुछ अनहोनी होने का। तो इन सभी मुद्दों पर, इन सभी सवालों पर आज बात करेंगे विस्तार से, तर्कश में। हमारे साथ इस बातचीत में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़ रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले आशीष सहाय सर के पास चलते हैं। सर, इस्लामिक नेटो की बात कही जा रही है, 3 देश साथ में आए हैं, क्या हो सकता है इस गठबंधन का असर? जैन वैभव, इस्लामिक नाटो एक मीडिया ड्रिवन नॉमेनक्लेचर है, थिंकिंग ब्रेन्स का। ये ऑफिशियल नहीं है। अगर हमें इसी तरह का कोई नॉमेनक्लेचर यूज करना है तो हम इसको पर्सनली सुन्नी नाटो बोलना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ऑल द 3 नेशंस आर मेजरली सुन्नी, और शिया सुन्नी की का जो इतिहास है, जो आपस में उनके रिश्ते हैं, गल्फ की अगर खास करके बात करें तो ये जग जाहिर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम इसको सुन्नी नाटो बोलेंगे, इस्लामिक नाटो नहीं बोलेंगे। ये बहुत दिनों से सुगबुगाहट थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, कई महीनों से तो हम ही सुन रहे थे। इससे क्या इंडिया को अलार्म होना चाहिए वैभव? नॉट एट ऑल, क्योंकि सऊदीया के साथ पाकिस्तान के पहले ही लास्ट ईयर अक्टूबर में एक पैक्ट हुआ पड़ा है, डिफेंस अग्रीमेंट बोलते हैं उसको, जिसमें यह था कि अगर सऊदी पे या पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो इसको दोनों देशों पे हमला माना जाएगा और रिक्वायर्ड डिफेंसिव एक्शंस लिए जाएंगे। ये ध्यान रहे कि ये डिफेंसिव पैक्ट है। सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान का ये जो पैक्ट है, सुन्नी नाटो जिसको हम कहना चाहेंगे, वो एक डिफेंसिव पैक्ट है। इन केस ऑफ एन अटैक ऑन एनी ऑफ दीज 3 नेशंस, ये तीनों नेशन के ऊपर हमला माना जाएगा और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन है नाटो का। नाटो के आर्टिकल 5 में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं जो इन्होंने अपने तीनों देशों के बीच में व्यवस्था कर रखी है। टेक्निकल इश्यूज क्या क्या है मेजर? अगर तुर्की पे हमला होता है तो उसको नाटो पे हमला माना जाएगा या सुन्नी नाटो पे हमला माना जाएगा, पाकिस्तान, सऊदीया एंड तुर्की को लेकर? और इसकी जवाबी कार्रवाई का जो डिफेंसिव एक्शन है वो कौन लेगा? नाटो लेगा या सऊदीया और पाकिस्तान लेंगे? ये चीजें अभी इस डील के बाद भी क्लैरिफाई नहीं हो रही हैं। दूसरा, इस डील के, इस पैक्ट के, इस एग्रीमेंट के होने के बाद ईरान समर्थक यमन बेस्ड हूतीज ने सऊदीया पे डायरेक्ट हमले किए हैं, उनके एसेट्स पे, उनके पोर्ट्स पे और उनके शिप्स पे, thereby attacking their business interest and revenue. इसके बावजूद ना तुर्की ने ना पाकिस्तान ने कोई आधिकारिक स्टैंड लिया है कि इसके डिफेंस में वो हूतीज पे हमला करेंगे, ईरान पे हमला करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, चुपचाप कल पाकिस्तान का एक डेलीगेशन तेहरान चला गया और ये खबर है कि शायद उन्होंने इस बात के लिए अमेरिका से भी कोई क्लियरेंस नहीं ली थी, ये बोल के कि ये हमारा और ईरान का बायलैटरल मुद्दा है, कुछ बातें डिस्कस करनी है, इसलिए ये विजिट किया जा रहा है। इस पे अमेरिकन कांग्रेस के कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की कि पाकिस्तान अगर एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है ईरान के साथ संधि कराने में,
तो ये अपने तौर पे बायलैटरल ईरान से क्या बात कर रहे हैं, इसका अधिकार है अमेरिका को जानने के लिए। एक चीज जो हमारे लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की होगी इस पैक्ट के बाद, वो ये है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं इन द अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर कन्वेंशनली युद्ध तभी डिक्लेयर किया जाता है जब आर्म्ड एक्टिविटीज होती हैं किसी भी देश की आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को, आपकी सोवरेनिटी को थ्रेट करते हुए। तो ये कन्वेंशनल डेफिनेशन में पूरा युद्ध जो होता है सेनाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन पहलगाम हमला जिसमें पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने पार्ट नहीं लिया, एग्जैक्टली कारगिल की तरह, बल्कि अपने कुछ प्रॉक्सीज, कुछ आतंकवादियों को हमारे देश में भेज के और कत्लेआम कराया, उसके बाद भारत सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया है अपने डेफिनेशन ऑफ वॉर में कि इस तरह के आतंकवादी हमले भले ही वो नॉन स्टेट प्लेयर्स के द्वारा किए जा रहा हो, रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की नहीं है, फिर भी हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और हम इस वॉर के एक्ट का माकूल जवाब देंगे, मतलब आर्म्ड रिस्पॉन्स किया जाएगा, जिसको कि फिर पाकिस्तान ये बोल सकता है इंटरनेशनल फोरम्स में कि इंडिया ने हम पे हमला किया है, और वो एक्टिवेट कर सकता है ये सुन्नी नाटो को कि आप लोग, सऊदीया हमें पैसे दे, तुर्किया हमें F-16 दे, क्योंकि पाकिस्तान को जो F-16 अमेरिका ने दे रखे हैं उनके साथ एक कैविएट लगा हुआ है कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं यूज कर सकते, सिर्फ अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए दिया गया था। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, शायद दर्शकों के लिए नहीं, लेकिन आज की तारीख में ये जो पैक्ट हुआ है इससे इंडिया को बहुत ज्यादा अलार्म होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म होने के चांसेस हैं। बहुत कोशिश की गई थी इसमें सीरिया को भी इंक्लूड करने के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और ये तीनों कंट्रीज के पास अपने अपने चैलेंजेस हैं। अमेरिका का प्रेशर है कि सऊदीया और पाकिस्तान और तुर्की ये अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें। अगर तुर्की को F-35 चाहिए तो रशिया से खरीदे गए S-400 को वापस करे, डीएक्टिवेट करे, डिसयूज करे, फिर ही F-35 मिलेंगे, क्योंकि इस पे इजराइल ने भी अपनी एक नाराजगी जाहिर की थी। तो अमेरिका ने रिट्रैक्ट किया है ट्रंप के प्रॉमिस के बाद। ये बातें पेंटागन से उठी थी, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, ये सारे जो मिलकर बनाते हैं, इन्होंने ये बोला था कि F-35 बेचे जा सकते हैं तुर्की को, तुर्की के पास पैसे हैं और इनका बिजनेस इंटरेस्ट है अमेरिका के इन हार्डवेयर को बेचने में। लेकिन उनके यहाँ एक अपना एक एक्ट है रादर कांग्रेस का, कि अगर किसी दुश्मन देश के हथियार किसी देश ने खरीद रखे हैं तो उनको F-35 नहीं बेचे जाएंगे। इसके तहत उन्होंने तुर्की को F-35 रोक दिया, और एक न्यूक्लियर एनर्जी का पावर जनरेटिंग प्लांट, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोल रहे थे, वो सऊदी में बनाने की अमेरिका ने प्रॉमिस कर दी थी। विद इन 48 आवर्स उसको भी विड्रॉ किया कि ये तभी हम बनाएंगे जब सऊदी अरेबिया अब्राहम पैक्ट को साइन करेगा। तो एज ऑफ नाउ ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है रिगार्डिंग सुन्नी नाटो। जी वैभव। बिल्कुल। डॉक्टर इस्ताब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं इसी सवाल को लेकर। डॉक्टर इस्ताब, अभी आशीष सर ने बहुत विस्तार से समझाया कि इस्लामिक नेटो जो है इससे भारत को कोई खास खतरा होने नहीं वाला है, और इसमें अपने में ही कुछ अंतर्द्वंद है बहुत ज्यादा, कि जैसे कि हूती विद्रोही जब लगातार हमला कर रहे हैं सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान क्या बचाने आ रहा है, क्योंकि गठबंधन के हिसाब से उसे जाना चाहिए। और पुराना इतिहास भी देखें तो यमन पर जब हमले की शुरुआत हुई थी तब भी पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया था, बाकायदा पाकिस्तानी संसद में उसको लेकर प्रस्ताव भी लाया गया था। इसके अलावा तुर्की को किससे खतरा हो सकता है? एक तो पहले से वो नेटो का सदस्य है, दूसरी बात अमेरिका ने बहुत सारे खुद हथियार वहां पर रखे हुए हैं, वो खुद उसकी सहायता के लिए आएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो खतरों से जूझ ही रहा है, क्या उसे आर्थिक मदद मिल सकती है इसी बहाने? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है वैभव जी। सबसे पहले तो ये कोई एक कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव इस जो मक्का कह लीजिए एकॉर्ड बना है या मक्का त्रिगुट बना है, इसका कोई ऐसा कॉमन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो कोई भी ऐसी संस्था, खास करके डिफेंस डील जब बनता है, जब उसमें कोई कॉमन स्ट्रेटजी होती है या ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और कई इंटरेस्ट इनके जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब व्यापारिक ही नहीं, स्ट्रेटजी की भी इंटरेस्ट इंडिया से उसके रहे हैं, और कई दफा हमने उनके सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी है।
तो सऊदी अरब नहीं आएगा। तुर्की भी हमारे से व्यापार बहुत करता है, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर में 1000 से ऊपर ड्रोन्स दिए हैं, टेक्नोलॉजी दी है, वो सारे इंफॉर्मेशन है। लेकिन खुल के तुर्की क्या इंडिया के अगेंस्ट में आएगा, ऐसी संभावना नहीं है। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट एक तरह से कह लीजिए, और उसके यहाँ जो अभी कटोरा लेके पैसे मांगने की जो वहाँ एक तरह से कह लीजिए भुखमरी छाई हुई है, पैसे की किल्लत है, उसकी ज्यादा दरकार मुझे लगती है। पाकिस्तान ने उसको किसी तरह से इनकैश करने की कोशिश की है और तुर्की के पास जाके इस तरह का एग्रीमेंट किया है। क्योंकि देख लीजिए ऑलरेडी ये एग्रीमेंट पिछले सितंबर में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने किया हुआ था, उस समय तो तुर्की नहीं आया, और उसके बाद अभी 6-8 महीने इनको लग गए तुर्की को ऑनबोर्डिंग करने में, जबकि इजिप्ट जो मिस्र है, मिस्र की बातचीत इनको उसी समय से चल रही थी, लेकिन मिस्र अभी तक नहीं आया है। मींस उसके और जो ऑब्जेक्टिव ये त्रिगुट के हैं वो मेल नहीं खाते, इसलिए मिस्र ने लास्ट मोमेंट में कह लीजिए इसमें ज्वाइन करने से नकार दिया। दूसरी तरफ और भी जो गल्फ के या अरब के देश हैं, इसको कुछ लोग अरब नाटो कहते हैं, सुन्नी नाटो जैसा सहाय सर ने कहा, मुझे तो लगता है ये कुछ भी नहीं है उसमें से। ये अपने अपने इंटरेस्ट साधने की कोशिश है। निश्चित रूप से पाकिस्तान देखिए एक पॉपुलस कंट्री है, उसके पास पॉपुलेशन है, उसके पास सेना है, ढेर सारे पड़े हुए हैं। ऐसे भी वो सऊदी को अपनी सेना अभी उसने अपने सैनिक दिए हैं और उसके एवज में अच्छे खासे वो पैसे ले रहा है। तो वो भाड़े का टट्टू एक तरह से कह लीजिए कि उसको पैसे की दरकार है, और इससे निश्चित रूप से सऊदी अरब जो इतना पेट्रो डॉलर है उसके पास, वो पैसे देने की स्थिति में है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देने की स्थिति में है। दूसरी तरफ तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तुर्की के पास और भी बहुत सारे ऐसे शिप बिल्डिंग का उसका बहुत बड़ा है, सैनिक उसके पास है, और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है निश्चित रूप से। लेकिन तुर्की को जरूरत तो थी नहीं, तुर्की ऑलरेडी नेटो का एक अहम सदस्य है, तो उससे तुर्की को बहुत ज्यादा फायदा इस त्रिगुट से मिलने जा रहा है, मुझे नहीं लगता। तो मिला जुला के ये डूम टू फेल मुझे लगता है ये नहीं चलने वाला है। और उदाहरण भी ऐसे इतिहास में कई हैं, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश, कई ऐसे संस्थाएं संगठन डिफेंस को लेके बनी है, जैसे सीएटो है, सेंटो है, इस तरह के कई संस्था बने और बन के खत्म भी हो गए, कोई उसका हासिल वैसा नहीं हुआ। तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं दिखता है कि ये हैवीनेस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति होगी, क्योंकि उनकी बौखलाहट, छटपटाहट, उनको एग्जिट करना है यहां से। तो एक वो हो सकता है कि बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश करें कि ये संगठन बाब-अल मंदेब में हुतियों को बैलेंस करने की कोशिश करे, जहां जबकि अमेरिका शायद हॉर्मुज में ज्यादा फोकस कर पाए। तो इस तरह के कुछ एजेंडा हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बिना अमेरिका की सहमति के ये संगठन नहीं बना होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले से बहुत सारे संगठन बने थे और उनकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन कुछ सफल नहीं हो सका। सहाय सर, बहुत सारे नाम हैं। ओआईसी पहले से ही इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, 57 मुल्क उसके हिस्सा हैं। अरब लीग है, जीसीसी है, D8 है, तमाम ऐसे संगठन पहले से बने हुए हैं, लेकिन वो नाम मात्र के संगठन है। बैठक होती है, सालाना बैठक होती है, उसमें 2-3 बड़े बयान दे दिए जाते हैं, बाकी कुछ खास इससे हासिल हो रहा है किसी देश को, वो तो नहीं है। क्या ये जो नया संगठन बना है, गठजोड़ बना है, ये भी इसी तरह रह जाएगा या आगे चलकर इसका विस्तार भी हो सकता है? बहुत सारी पाकिस्तानी पत्रकारों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे देश, इस्लामिक देश जो है वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, धीरे धीरे और विस्तार लेगा और ये नेटो को भी पछाड़ देगा, ऐसा दावा कर रहे हैं वो लोग। देखिए वैभव, इस तरह के किसी भी दावे को एक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। हमें मालूम है कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान, जिसको मैं पर्सनली एक फेल्ड इकोनॉमी और उसकी वजह से फेल्ड नेशन मानता हूं, जिस तरह का उनका डेट ट्रैप है कि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, सऊदीया से, यूएई से लोन लेकर और प्रीवियस एग्जिस्टिंग लोन्स को, उसमें इंटरेस्ट को पे करते हैं, इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, उसमें है ये नेशन। अभी भी 10-10 बिलियन के 2 इन्होंने मांग रखे हैं सऊदीया से, अमेरिका से, फॉर वेरियस पर्पस, कि जी हमें यूएई के $3 बिलियन वापस करने पड़े।
तो पाकिस्तान आज से कुछ दशकों पहले से एक उन्होंने फोबिया क्रिएट किया था इस्लामिक बॉम्ब का, कि हम परमाणु बम बनाएंगे और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को उसके कवर देंगे। काफी दिनों तक चला और उसके एक दो साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया, फिर उसमें इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा। इस्लामिक बम डिड नॉट गो एनीवेयर। पाकिस्तान ने कुछ छोटे मोटे लो पोटेंसी बॉम्ब्स बना के रखे हुए हैं, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं। इसी तरह जब ये फोबिया खत्म हो गया तो इन्होंने ये शुरू किया इस्लामिक नाटो। ऐसे ही पहले एक गजवाए हिंद करके था। कुछ ना कुछ फैंटेसी इनकी रहती है। इसमें कितना डेप्थ है, उनके पत्रकार कितना इसमें डीप रिसर्च करते हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज जो इस तरह की टॉपिक्स पे फेलोशिप देती हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, पाकिस्तानी इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी मीडिया को, इन मुद्दों को जिलाए रखने के लिए। इस वजह से ये चलता रहता है। अदरवाइज ये कयास लगाना कि ये इस्लामिक नाटो या सुन्नी नाटो मक्का पैक्ट के 3 कंट्रीज में और कंट्रीज आ जाएंगे, तो इनको ये अच्छे से पता है, हमें पता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि 4 का प्लान था, एक ने विड्रॉ कर लिया, 3 पे है। और उसके साथ ही साथ ओवरलैप कर दिया नाटो के साथ कि नाटो में भी वही आर्टिकल्स हैं, इनमें भी वही नाटो आर्टिकल्स हैं। इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग में बताया कि इसमें से कौन सा एक्टिव करेगा तुर्की। ये तुर्की को पता है, नाटो से सपोर्ट मांगेगा कि हम आपके हिस्सा हैं, हम पे हमला हुआ है, आ जाओ। या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से बोलेगा कि हम पे हमला हुआ है, इजराइल ने अटैक किया है, आप आ जाओ। ये कैसे वो डिसाइड करेंगे? या दोनों को बोलेंगे कि सारे ही आ जाओ। मतलब इट्स अ वेरी फनी काइंड ऑफ अ वेरी शैलो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। इस तरह के मेजर स्टेप्स अगर आप कोई लेते हैं तो जैसा कि अजिताभ सर ने भी बोला कि ये पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल लीडरशिप क्राइसिस, इट इज एज बैड एज दैट कि जनरल मुनीर को अपनी एक औकात बढ़ानी है, अपना स्टेटस स्ट्रेचर बढ़ाना है इंटरनेशनल एरिना में, तो उसके लिए वो मनूवर करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम इस्लामिक कंट्रीज के लिए हम एक अलायंस बना रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको ये पता है कि ये अलायंस सिर्फ इजराइल फोकस्ड है प्राइमरली, और हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें इंडिया को भी रखता हो कि ऐसे फ्यूचर डेवलपमेंट्स में हमको सऊदीया से पैसे और तुर्की से कुछ हथियार मिल सकते हैं। तो इंडिया एंड इजराइल फोकस्ड है ये ट्रायंगल जो बना है मक्का का। लेकिन टेस्ट कहां पे हो रहा है? टेस्ट हो रहा है सऊदीया और ईरान के बीच की लड़ाई में, और उसमें फेल करता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए ये दौड़ के ईरान गए हैं कि हुतीस को रोकिए, सऊदीया पे नहीं मारे, क्योंकि हमारा ये पैक्ट है। और इससे और भी, मतलब 2 नावों पे चढ़ने वाली बात है। फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट इसको 1 मिनट में बता देंगे कि इसमें कोई ऐसी डेप्थ नहीं है। म्यूचुअल एक दूसरे का पैटिंग द बैक कर रहे हैं, अपना स्ट्रेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, और बेसिकली इजराइल को ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम आपके खिलाफ इकट्ठा होते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान और जीसीसी के बीच के कन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल का डोमिनेशन इस एरिया में बढ़ने का अच्छा खासा खतरा है। ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज की रीढ़ टूटी हुई है मिलिट्री हार्डवेयर में, मिलिट्री सप्लाई लाइंस में, उनके इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम्स में। इसलिए इनको ये डर लगा कि इसके बाद यूनिलैटरली इजराइल इन सारों को डोमिनेट ना कर दे, तो इन्होंने उस पैनिक में ये बनाया है। साथ के साथ इंडिया को पाकिस्तान कवर करना चाहेगा, वो दशकों पुरानी बात है। तो ये दिस इज एज फार एज ये जो भारत पाकिस्तान वाले मसले पर ही अगर सवाल करें तो सहाय सर, 2025 में जो हमारी छोटी सी जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें खबरें आई थी कि तुर्की की तरफ से कुछ ड्रोन्स भेजे गए थे या कुछ और तकनीकी सहायता भी दी गई थी पाकिस्तान को। अगर मान लीजिए भविष्य में हमारा पाकिस्तान के साथ कोई और युद्ध होता है तो तुर्की सहायता दे देगा, पिछली बार दिया था, इस बार भी दे देगा। सऊदी अरब क्या करेगा? उसके साथ तो हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत ज्यादा ही मजबूत हैं। वैभव, हमको किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर हमने अपनी एनर्जी सप्लाई नीड्स को, चाहे पीस टाइम में या वॉर टाइम में, गल्फ कंट्रीज से ज्यादा एक्सपैंड करके वेनेजुला और रशिया की तरफ नहीं ले गए, या सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई, चाहे वो E20 से बढ़े, E30 से बढ़े, अंडमान निकोबार में नए तेल के भंडार खोजने से बढ़े, जिसके लिए 80-90 हजार करोड़ रुपए अभी ऑयल मिनिस्ट्री ने दिए हुए हैं। हम जानते हैं इसकी क्रिटिकलिटी को। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर फुल फ्लेजेड वॉर आज की तारीख में होगा, तो सारे नाते रिश्ते, चाहे वो सऊदीया के हों या ईरान के हों, उस वक्त इंडिया के प्रति उनका रुख क्या होगा, ये मैं किसी भी कॉमन सेंस वाले इंसान के विवेक पर छोड़ना चाहूंगा। लेकिन अगर तो ये कभी ऐसा डिसाइड होता है कि ये एक इस्लाम वर्सेस द रेस्ट का वॉर है,
तो इस्लामिक नेशन से आपको एनर्जी की सप्लाई तो कम से कम डिले कर ही दी जाएगी, मिलिट्री हार्डवेयर में ज्यादा नहीं है। तुर्की की बात करें जो कि एक नॉन इस्लामिक कंट्री है, काफी दर्शकों को पता नहीं, ये मालूम है कि नहीं, तुर्की इज ए नॉन इस्लामिक कंट्री, और फिर भी पीओके पर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पर और इंडिया के कश्मीर पर उनका जो स्टैंड रहा है वो जग जाहिर है। बात बात पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कारगिल या उसके थोड़े पहले से 1992 से इजराइल इंडिया की तरफ झुकता है जब भी कोई अटैक होता है पाकिस्तान पर। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेके कुछ टेक्निकल सपोर्ट इन द मिसाइल सिस्टम्स, कुछ रॉकेट सिस्टम्स में, कुछ आर्मरी जो हमारे आर्मर्ड ब्रिगेड्स होते हैं, तोपखानों में इजराइल थोड़े मोड़े हेल्प करता रहा है। ड्यूरिंग कारगिल भी किया था, ड्यूरिंग लास्ट ईयर स्कर्मिश, कुछ अनडिस्क्लोज चीजें हैं जो मुझे भी पूरा डिटेल में नहीं पता है। लेकिन इस तरह के इंडिया पाक स्टैंड ऑफ में तुर्की डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ होगा। सऊदी अरेबिया कुछ वक्त के लिए चुप रह सकता है, लेकिन इवेंचुअली अगर ये एस्केलेट होगा तो अब दो पैक्ट्स जो ईरान सऊदी ने पाकिस्तान से किए हैं, एक बायलैटरल और एक ट्राइलैटरल तुर्की के साथ, उसे वो बाध्य होंगे पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि अब उन्होंने लिखित में ये साइन करके दिया है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला माना जाएगा। तो ये एक बहुत मेजर नया डेवलपमेंट है जहां तक किताबों का सवाल है। लेकिन इससे क्या उस वॉर पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? नॉट रियली, क्योंकि आज की तारीख में भी हम पाकिस्तान को उतना मेजर मिलिट्री थ्रेट नहीं मानते हैं जब आमने सामने की लड़ाई हो। लेकिन पाकिस्तान का ठीक ईरान की तरह, ठीक लेबनान की तरह, जो ये प्रॉक्सी का वॉर होता है, जब ये सामने लड़ाई नहीं करते हैं, पीठ में चाकू मारना, प्रॉक्सीज को भेजना, आतंकवादियों को ट्रेन करना पाकिस्तान में, और फिर जाड़े के समय में इंडिया में उनको ले आना, यहाँ पे स्लीपर सेल्स डेवलप करना, आईएसआई का बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू इंडिया में पेनिट्रेट करके डेमोग्राफी को चैलेंज करना, कई चीजें होती हैं जो आम हिंदुस्तानी जो सीधा साधा है वो मैप नहीं कर पाता है, और इसके डेप्थ में जाने की जरूरत शायद उनको नहीं पड़ती, बिकॉज सरकार और मिलिट्री मिलकर इसको अच्छे से मैनेज कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट अ मेजर मिलिट्री थ्रेट फॉर अस, इसलिए इस फैक्ट का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए, दो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट। जी वैभव। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम इस्लामिक दुनिया की बात कर रहे हैं, अभिजात सर के पास चलते हैं। सर, इस्लामिक दुनिया क्या आपको 2020 के बाद से ही बटी हुई नहीं दिख रही है? जैसे अभी हम ईरान युद्ध के दौरान ही देख रहे थे, इजराइल और यूएई के बीच रिश्तों में कुछ ज्यादा प्रगाढ़ता आ रही है। बहरीन भी उसी खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। अब इन तीन देशों ने मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बना लिया है। ईरान के अपने मसले हैं, वो युद्ध से जूझ रहा है, उसके अलग कई सारे गुट संगठन हैं जो उसके हिस्से की जंग लड़ते रहते हैं या उनको फंडिंग करता है पीछे से। आपको अभी इस्लामिक दुनिया किस ओर जाती हुई दिख रही है? वो जो एकता की बात होती थी, सारे मुल्क आकर इस्लामिक उम्मा जो बात करते थे, वो कैसे दिख रही है आपको? देखिए वैभव जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस त्रिगुट की ही बात करें तो ये तीनों के इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये तो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन इनके इंटरेस्ट क्लैश भी होते हैं और इनके बहुत सारे आपस में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर तुर्की और सऊदी के बीच में थोड़ा पहले, पिछले कुछ साल पहले चले जाइए, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। सऊदी अरब के एक जर्नलिस्ट को तुर्की में सऊदी अरब ने जाके मारा था, अदनान खाशोगी उसका नाम था। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा था और तुर्की की काफी उसमें कह लीजिए सऊदी अरब से छिछालेदर भी हुई थी, बहुत ज्यादा तनाव हुआ था। तो एक जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे कई हैं कंपीटिंग इंटरेस्ट इनके आपस में, जो इनको जोड़ने से अलग करने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। एक छोटी सी चिंगारी और इनके अपने इंटरेस्ट दिख जाएंगे, क्योंकि तुर्की चाहता है कि यूरोपीय बने, यूरोप से जुड़े, और इसीलिए नेटो और उससे ज्यादा वो कोशिश करता है लाइन होने के लिए। तो वो सऊदी जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा वो सेक्रीफाइस करेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो कटोरा लेके जाने की आदत है, तो इसको देने की ही बात होगी, इससे कुछ मिलेगा इन देशों को, ये पहले भी नहीं हुआ है और अभी भी दिख रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल है कि ये त्रिगुट बनने से ठीक 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब के सबसे बड़े, दुनिया के इनफैक्ट एक बड़े गैस ठिकाने पे
हूतियों ने आक्रमण किया। और ये गैस ठिकाना ऐसा है जो सऊदी अरब के जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है उसके इकोनॉमी में। तो सोचिए, इतने बड़े गैस ठिकाने पे हूतियों ने अटैक किया, जबरदस्त अटैक किया। दूसरी तरफ हूतियों ने यमन में जो सऊदी बैक्ड सरकार है, उसके एक बहुत बड़े पोर्ट पे जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अलमुखा पोर्ट, उस पे अटैक किया। तो 48 घंटे के अंदर सेम डे 2 ऐसे सऊदी के इंपॉर्टेंट जगहों पे हूतियों का अटैक हुआ। पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के जेट्स वहां सऊदी में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की भी अपनी सीमाएं हैं और वो बहुत ज्यादा खुल के ऐसा नहीं कर पाएगा। टैसिट चुपचाप सपोर्ट तो पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान को दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, जैसा हमने डिस्कस किया। सऊदी भी गाहे बेगाहे पैसे से मदद करता रहता है, लेकिन वो जब पाकिस्तान हमेशा उनके पास कटोरा लेके जाएगा तो कितना देंगे जब खुद उन पे बन आएगी। दूसरी तरफ आपने जो भारत की बात की, तो आप समझ लीजिए कि ये एक मुस्लिम देश कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, भारत के साथ अगेंस्ट में तो कभी नहीं होंगे। आज आप देख लीजिए, ईरान भी तो एक मुस्लिम देश है। क्या ईरान के साथ एक भी जो ओआईसी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन संगठन जो है, 57 उसमें देश हैं, क्या इस 57 में से एक भी देश ईरान के साथ आया? नहीं आया। तो मुस्लिम और ये इतिहास है कि मुस्लिम देश एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, बात बनाई होती है। गजा में क्या हो गया? गजा में कितने लोग आ गए इजराइल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए? मुस्लिम अगर एकता की बात की जाए, उम्मा की बात की जाए, तो कितने लोग आए वहां पे लड़ने के लिए? तो आप देख लीजिए कि जब इनके अपने पे आती है तो कोई एक दूसरे पे खड़ा नहीं होता है। और भारत, एक और चीज मैं यहां बता दूं, भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की को घेरने के लिए। आपने सुना होगा 5 देशों का अलायंस की भी बात हो रही है। हालांकि वो अभी कंक्रीट नहीं है, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत का इजराइल के साथ तो रिलेशन है ही है। इसके अलावा जो यूनान है, ग्रीस जिसको हम कहते हैं, साइप्रस वहां पे है, उसको भारत ने आगे बढ़ के सपोर्ट किया है। तो ग्रीक कह लीजिए, साइप्रस कह लीजिए, इजराइल कह लीजिए, और यूएई तो हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। आज वहां देख लीजिए 50 लाख के लगभग हमारे इंडियंस यूएई में है। तो यूएई और भारत, ये 5 देशों का संगठन अगर बन जाए तो ये किसी पे भी भारी होने के लिए काफी है। लेकिन इस संभावना मुझे नहीं दिखती। मुझे लगता है ये ज्यादा ऑप्टिक्स है, दिखावा है, पोस्चरिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ईरान के अगेंस्ट में जब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे तो आगे की क्या? क्योंकि देखिए, ईरान इतना मजबूत है, उसने अपने प्रॉक्सीज हर जगह बिठा रखे हैं, चारों दिशाओं में उसके प्रॉक्सी, चाहे आप वो पैलेस्टाइन की बात कीजिए, यमन की बात कीजिए, सीरिया की बात कीजिए, इराक की बात कीजिए, एक तरफ तो खुद वो बैठा हुआ है। तो ईरान इतना काबिल है और इतना उसके पास इतनी क्षमता है कि पाकिस्तान को कभी भी वो कंट्रोल कर सकता है। और ध्यान रखिए कि पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से मिलता जुलता है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसी की हरकत, तो ईरान उसको छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है आगे जाके कहीं गले की हड्डी न बन जाए। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सहाय सर के पास चलते हैं। सर, ट्रंप की सुरक्षा को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। पिछले महीने वो नेटो की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जब तुर्की में थे तो कहा गया था कि वहां उन्होंने एयरफोर्स 1 से वापसी नहीं की, एक सैनिक विमान से उन्होंने वापसी की। उस वक्त उनको खतरा महसूस हो रहा था अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ईरान से। और कई रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही है कि वहां पर जहां रुके थे ट्रंप, उस फ्लोर के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी ईरान के पास चली गई थी। आपको क्या लगता है सर, क्या सच में अमेरिका के राष्ट्रपति को इस वक्त खतरा महसूस होना चाहिए ईरान से? ईरान के पास इतनी ताकत, इतनी कुव्वत और इतनी तकनीकी जानकारियां हैं कि वो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को हाथ लगा सके? ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को इन जनरल, अमेरिका को इन जनरल और ट्रंप को स्पेसिफिकली एलिमिनेट करना चाहता है। इसमें कोई डाउट, कोई शक व शुबा नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या उनकी वेयरविदॉल, क्या उनको कैपेबिलिटीज हैं? नॉट एट ऑल। लेकिन
उनकी एक टिपिकल जो नीति है ग्लोबल, इस पूरे हार्ड लाइन लेफ्ट लीनिंग कम्युनिटी की एक ग्लोबल तरीके की नीतियां होती हैं। हम $1 बिलियन देंगे जिसने ट्रंप को मार दिया। इस तरह की स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से, वेरी रेडिकुलस, वेरी बिलो द बेल्ट, लेकिन वो ऐसा करते हैं। कभी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट बोल देगा, कभी वहां की सुरक्षा एजेंसी बोल देगी, कभी सिक्योरिटी काउंसिल बोल देगी कि हम ट्रंप को मारने के लिए इतना पैसा देंगे। अब इस तरह की चीजें इतना बड़ा अमाउंट डिक्लेयर करते हैं कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो सिंपथाइजर्स होते हैं, या जो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ज्यादा नाराजगी है अमेरिकन एक्टिविटी या ट्रंप की एक्टिविटी से, जिनके परिवार बर्बाद हुए हैं, तो वो सिंगल वुल्फ, लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। ये रियलिटी है कि एफबीआई और स्पेशल एजेंट्स के इतने सुरक्षा घेरे के बावजूद ट्रंप पे 3 बार डायरेक्ट हमले हुए। ये रियलिटी है कि ग्राहम को तुर्की से लौटने के अगले दिन बाद मरा हुआ पाया गया, एक दिन के अंदर, जहां केजीबी के पेनिट्रेशन अगर कीव में थी, कीव से लौटने के बाद, नॉट तुर्की। तो इस तरह की चीजें, हेडशॉट लिया ट्रंप के ऊपर जब उनका प्रेसिडेंशियल चल रहा था। तो इस पर्टिकुलर केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब वो अंकारा से वापस बाहर जा रहे थे, उस समय 2-3 चीजें हुई हैं। क्लैरिटी के लिए बता दूं कि ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी एक्सक्लूसिव, कि कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने लास्ट मोमेंट पे एयरक्राफ्ट चेंज किया। इसके ठीक पहले ये बात उठी थी कि कतार का जो स्पेशल एयरक्राफ्ट गिफ्ट मिला है यूएस प्रेसिडेंट के लिए, उसमें ये अंकारा गए थे, और वापस लौटने के समय उस एयरक्राफ्ट को पहले इंग्लैंड और जर्मनी कई जगहों पे भेज दिया, ये बोलते हुए कि वहां के हमारे सैनिक इस जहाज को देखना चाहते हैं। तो ट्रंप का भी आईक्यू यहां क्वेश्चन में आ जाता है कि इस तरह की बेवकूफी वाले शब्दों का या एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके वो क्या दिखाना चाहते हैं कि एयरफोर्स 1 अंकारा से इंग्लैंड चला गया क्योंकि सैनिक उसको देखना चाहते हैं। इसलिए मैं अब ओरिजिनल जो एयरफोर्स 1 है, जो अमेरिका का अपना है, जिसमें बेहतर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं क्योंकि उसको स्पेशली डिजाइन किया गया था, जबकि कतार के दिए हुए जहाज को अभी डेवलप किया जा रहा था, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के डायरेक्ट प्रेशर में उन्होंने उसको जल्दी से तैयार किया, तो कुछ सिस्टम्स उसमें सेफ्टी के अभी मिसिंग्स हैं। तो इस वजह से इन्होंने बोला हम एयरफोर्स 1 ओरिजिनल में जाएंगे। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि जिस तरफ प्रेस बैठी थी, राइट हैंड साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट फेसिंग द कॉकपिट, वहां पे लोगों को बोला गया कि आप अपने शटर्स, विंडो शेड्स नीचे कर लीजिए, जो कि पहले कभी नहीं किया गया था। विंडो शेड्स टेक ऑफ और लैंडिंग के समय आमतौर पे ऊपर रखे जाते हैं, ताकि अगर अंदर कोई हादसा होता है तो बाहर से बचाने वाली एजेंसीज अंदर की जानकारी ले सकें कि कहाँ कौन बैठा है, कहाँ खाली है, किधर से जा सकते हैं। इसलिए विंडो शेड्स को ऊपर रखा जाता है। इसको वायलेट करते हुए इन लोगों को बोला गया था कि आप विंडो शेड्स नीचे कर लें, और उस तरफ से एक केटरिंग का ट्रक जो जैक्स पे होता है, जिसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, वो इस एयरफोर्स 1 ओरिजिनल पे अटैच किया गया और ट्रंप उसमें से निकाल दिए गए। इसके लिए क्या अमेरिकन खुफिया एजेंसियां इन्वॉल्व थी? नहीं। ये भी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि ये इनपुट सीआईए को मोसाद ने दी थी कि अंकारा के जिस इलाके में ये प्लेन टेक ऑफ करेगा, क्योंकि इसके अपने बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब यूएस एयरफोर्स 1 किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, एयर स्पेस को बैन कर दिया जाता है, वहां किसी जहाज को जाने की इजाजत नहीं होती है, उस एयरपोर्ट पे किसी दूसरे मूवमेंट की इजाजत नहीं होती है। उस दरमियान एक नो टाइम, ग्लोबल नो टाइम इशू होता है। ये काफी टेक्निकल बातें, लेकिन मोसाद ने बताया कि शोल्डर फायर्ड मिसाइल, मतलब एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने के वक्त जब उसके सारे सेफ्टी सिस्टम्स फुल्ली फंक्शनल नहीं होते हैं, उस वक्त उसको हिट किया जा सकता है, जो कि एक शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर्ड मिसाइल से किया जा सकता है, जो चाइना ने ईरान को दी हुई है, जिसका हमने इस्तेमाल देखा है इस युद्ध में F-35 के ऊपर, अपाचे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। तो ऐसे केस में इन्होंने लास्ट मोमेंट उनको शिफ्ट किया फ्रॉम द एयरफोर्स 1 टू द अदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइनल बोर्डिंग पीट हेग्सेट ने की थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, फ्रॉम द एक्सटर्नल लैडर्स, और ट्रंप को इस केटरिंग के ट्रक में ले जाकर पिछले के रास्ते से उस जहाज में चढ़ा दिया गया, जिसमें यह भी कहा जाता है कि सीनेट के कुछ और लोग बैठे थे, जबकि 2 मेजर्स, मार्क रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बेसेंट, इनको एयरफोर्स 1 में सारी व्हाइट हाउस स्टाफ और सारे रिपोर्टर्स के साथ ईरान की मेहरबानी पे छोड़ दिया गया, जिसका एक अलग वहां पे प्रॉब्लम चल रही कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो स्पेशल एजेंट्स ने बोला है कि हमारा काम है ट्रंप को बचाना, बाकी काम डिप्लोमेटिक होते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। और ट्रंप ने कई दिनों तक चुप रहने के बाद परसों रात को
ओहायो से जब वो वापस लौटे हैं पेट्रियट गेम्स के बाद, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि स्पेशल सर्विसेज ने मुझे बोला तो मुझे वो करना चाहिए जो वो कहते हैं। तो मिलिट्री और स्पेशल सर्विसेज की मैं बात मानता हूं। लेकिन वैभव, मेरी अपनी एनालिसिस इस पूरी बात की, इंक्लूडिंग जब यही एयरक्राफ्ट, डिकॉय एयरक्राफ्ट जब यूके में लैंड किया अंकारा से जाके, तो ट्रंप इस जहाज में वापस कैसे आ गए अगर उनको अंकारा में इस जहाज से निकाल लिया गया था? क्योंकि यूके में जब ये बात किसी को नहीं बताई गई थी, तो कोई ना कोई इस गतिविधि को देखता, विटनेस करता। कैमरे चप्पे चप्पे में लगे होते हैं, चारों तरफ लाइव कैमरास होते हैं, शूट कर रहे होते हैं। तो ट्रंप एयरफोर्स वन से अगर अंकारा में निकाल लिए गए थे, तो इंग्लैंड में लैंड करने के बाद वो एयरफोर्स वन के अंदर कैसे गए? क्योंकि एयरफोर्स वन लैंड करने के बाद सबसे पहले उसमें से प्रेसिडेंट उतरते हैं, आफ्टर द प्रोटोकॉल गाइज। और इस वजह से ये नहीं हो सकता कि चुपके से आप किसी तरफ से फिर से एक केटरिंग का जहाज में गाड़ी लेकर आए और उनको वापस अंदर डालें, क्योंकि केटरिंग उसे में नहीं अटैच की जा सकती है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं, ये सब लोगों को नहीं पता। और भगवान भला करे उन एनालिस्ट का जो पिछले इतने दिनों से वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद से एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन की एलिमेंट्स को मिस कर जा रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी दे सकता हूं अगर आप मेरे पास वापस आएंगे। जी वैभव। बिल्कुल, डॉक्टर अस्ताब के पास चलते हैं। सर, कल भी मैं इस विषय पर बात कर रहा था, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे। ईरान को तो ये बात भली भांति पता होगी कि अगर ट्रंप को उसकी वजह से जरा सी भी खरोच आती है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। 2024 में जब राष्ट्रपति वाले चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी जब ट्रंप पर हमला हुआ था, उसके बाद बाइडेन ने खुलेआम कहा था कि अगर ट्रंप को कुछ होता है तो ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर कुछ हो जाता है तो क्या ईरान को यह बात पता नहीं है कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है? देखिए वैभव जी, ईरान के ऑलरेडी इतना हो चुका है। पिछले 47 साल से वो अमेरिका को झेल रहा है। उसकी बर्बादी, चाहे वो आर्थिक रूप से कहिए, सैन्य तरीके से कह लीजिए, उसके कमांडर्स की सब उसकी हो चुकी है दुर्गति। वो न तेल बेच पा रहा है, न हथियार खरीद पा रहा है। अब और क्या बर्बादी होगी? अगर और बर्बादी हो सकती तो ट्रंप उसको नहीं छोड़ते। अब एकमात्र परमाणु बम गिराने का ही बचा हुआ है, जो अमेरिका ने ही आज तक दुनिया में एक बार किया है। इनफैक्ट जापान पे 2 बार गिराया इसी अगस्त के महीने में। तो अब अमेरिका पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बनिस्बत की वो लास्ट ऑप्शन की वो अमेरिका शायद नहीं जा पाएगा, जाएगा नहीं मुझे लगता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान से तो खतरा है ही, उनके घर में ही सबसे पहले खतरा है। कल एक फोटो आई है और उस फोटो में दिख रहा है कि वो गोल्फ खेल रहे हैं और वहां पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पीछे में खड़ा है। तो आप देख लीजिए। और ये भी रिपोर्ट आई कि वहां पे 3 सिविलियन प्लेन्स, प्राइवेट प्लेन्स हो, उस एरिया में मंडरा रहे थे। वो खतरा ट्रंप पे था। और वहां पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोचिए लगा रखी है। गोल्फ कोर्ट में मिसाइल सिस्टम लेके जा रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि उनको अंदरूनी खतरे बाहर से ज्यादा हैं। अपने दुश्मन उन्होंने बना रखे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप देख लीजिए, इसी पे आज एक टोंट कसा है। केन्या की जो ईरानियन एम्बेसी है ना, उसी पे उसने ट्वीट किया है उस फोटो को लेके। दूसरी तरफ ये गॉसिप है या क्या इंफॉर्मेशन है पता नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट इस पे हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने तो दुम दबा के भाग लिए, लेकिन अपने जो उनके मातहत हैं, उनके विदेश मंत्री हैं, उनके और भी वहां ट्रेजरी से वित्त मंत्री थे, उनको उसी प्लेन में छोड़ दिया। तो ये कैसा लीडर जो अपने शागिर्द को छोड़ दे और खुद 9-2-11 हो जाए, ये उनके लीडरशिप को अमेरिका के राष्ट्रपति पे शोभा नहीं देता। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे प्रोटेक्टेड और सबसे ताकतवर आप कह लीजिए राष्ट्राध्यक्ष है। उस पे इतने खतरे ईरान से उनको कैसे दिख रहे हैं? और मैं एक चीज ऐड करना चाहूं, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कल आज में, कि अमेरिका का व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने पद छोड़ दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब वो व्हाइट हाउस के साथ काम नहीं करेंगी। ट्रंप के ना चाहते हुए भी उन्होंने छोड़ा है। उसके पीछे भी यही कहानी बताई जा रही है। सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता, बट ये अमेरिका के अंदर इस तरह की गॉसिप चल रही है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप को डिफेंड करने से, पत्रकारों के
क्वेश्चन का जवाब देने से, क्योंकि उनको भारी पड़ रहा था। और ये एक मेजर वजह बताई जा रही है उनके रिजाइन करने की। ऐसे क्रिटिकल समय में जब युद्ध का माहौल हो और अमेरिका के राष्ट्रपति दबाव की स्थिति में हो, उनकी ऐसी प्रेस सेक्रेटरी जो बहुत ज्यादा उनको डिफेंड कर रही थी, मागा की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, उसका छोड़ना, और युद्ध के बीच में कई ऐसे राष्ट्रपति ने खुद निकाले हैं, अपने कमांडर्स को मजबूर किया है छोड़ने के लिए, रिजाइन करने के लिए, अपने इंटेलिजेंस के हेड को रिजाइन करने के लिए लिटरली फोर्स किया। तो इस तरह के वाकयात दिखाते हैं कि उनपे खतरा घर के अंदर भी बना है, और अगेन ये उनकी अपनी कारगुजारियों से है। अदरवाइज ईरान की क्या औकात है, क्या बिसात है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका का बादशाह है उस पे अटैक करके उसको किसी तरह से हानि पहुंचाए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो गए हैं, और ये मीडिया की एक माननी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने इस खबर को छापा और लिटरली राष्ट्रपति ट्रंप को फोर्स किया कि एक सप्ताह बाद उसको उन्होंने कंफर्म भी किया है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सहाय सर, क्या लगता है, अभी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, अभी की स्थिति, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहां जा रहे हैं ईरान और अमेरिका? क्या रुकेंगे भी, या ऐसे ही बीच बीच में छुटपुट हमले होते रहेंगे, एक दूसरे को धमकियां देते रहना जारी रहेगा? वैभव, मैं अपने को पैनलिस्ट डॉक्टर अजिताभ को थोड़ा सा सप्लीमेंट कर देता हूं। दो चीजें, एक एब्सोल्युटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद ये सारी कहानी जो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी है वो लाउड इमेजिनेशन है। और कई बार ऐसा होता है, काउंटर इंटेलिजेंस में हम लोग ये चीजें सिखाते हैं कि अगर कोई नैरेटिव आपको सूट करता है या आपके दुश्मनों को धोखे में रखता है तो उस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली। तो ट्रंप ने इनडायरेक्टली बोला था कि आई डू व्हाटएवर द सीक्रेट सर्विसेज टेल मी। तो ये पूरा चीज कि वो इस जहाज से निकल के उस जहाज में चले गए एक छोटे से करियर में, इट मे स्टिल बी दैट इट इज अ वाइल्ड इमेजिनेशन, और इसी वजह से वो यूके में इस जहाज से वापस निकल के आए। नंबर 1। नंबर 2, लेविट हैज अ 3 month old बेबी। अमेरिकन की न्यूसेंस बनाने की बहुत आदत होती है उनकी। मीडिया जब तक या तो मीडिया डोमिनेट करे अमेरिका को CIA के साथ मिलकर, या मीडिया आपको वहां रहने नहीं देगी। इतना पावरफुल है वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है। उन्होंने इस मुद्दे को बना रखा है। फैक्ट ये है कि 3 महीने की बेबी को लेके कई दिनों से ये बातें आ रही थी कि लेविट का ये जो रोल था एज अ स्पोक्स पर्सन, मीडिया सेक्रेटरी टू ट्रंप, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है और एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव होता है, क्योंकि ग्लोबल जाता है उनका प्रेस ब्रीफ्स। तो कहाँ कितने बजे उनको स्लॉट मिलेगा कि सारा मीडिया उस समय प्रेस सेक्रेटरी का उस दिन का जो ब्रीफिंग है उस दिन के बारे में, या प्रीवियस दिन की एक्टिविटी या फ्यूचर प्लान के बारे में, ये बहुत टाइम सेंसिटिव होता है। ऐसे में एक छोटे से बच्चे को घर में देखना, जो कि सेकंड बेबी है, और इसको मेंटेन करने में चैलेंजेस थे, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ा है। और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वैभव कि उनको इससे बेहतर एक एडवाइजरी पोस्ट इन द ट्रम्प्स इनर सर्किल दी जाने की घोषणा होने वाली है बहुत जल्दी। ईरान युद्ध कहां जा रहा है? अभी तक के 6 महीनों में सबसे क्रिटिकल मुहाने पे है, जहां ट्रंप को 3 में से 1 कॉल लेनी पड़ेगी। स्पेशल ऑपरेशंस ऑन खार्ज आइलैंड, बंदर अब्बास, नतान्स एंड पास, साउथ पास आइलैंड जो गैस प्लांट है उनका। एक स्पेशल ऑपरेशंस, कुछ लिमिटेड 2-3 दिनों का ऑपरेशंस, उनको तहस नहस करके वापस। सेकंड, अक्रॉस ईरान हेवी बम्बार्डमेंट ऑफ ऑल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बोल के कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, हम यहां से वापस जा रहे हैं, और हॉर्मुज को एज इट इज छोड़ दिया जाए। और तीसरा, न्यूक्लियर, जो कि बहुत ही बेवकूफीपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरह से ट्रंप को ह्यूमिलिएट कर रही है IRGC या वहां की लीडरशिप, एक आधा छोटे टैक्टिकल वेपन्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लायक कोई टारगेट अभी ईरान में नहीं है, इसलिए नगण्य है इस बात का चांस कि वो इस पे सोचेंगे भी। इन तीनों में अलग अलग कॉस्ट इन्वॉल्व है, और अमेरिका के लिए सबसे मेजर कॉस्ट होता है वहां के सोल्जर्स की डेथ। इसलिए स्पेशल ऑपरेशंस या फुट ऑन ग्राउंड, जो कि इस वक्त ऑफ रैंप जाने की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, लेकिन ट्रंप इतनी मेहनत, इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन्होंने कोशिशें की हैं पेंटागन को ये बताने की और डैन केन को ये बताने की। डैन केन पिछले 15 दिनों से कह रहे हैं कि एयर डिफेंस फायर पावर कम हो गई है, और इस वक्त अगर हम फर्दर एरियल अटैक्स करेंगे ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके जवाब में जो छोटे मोटे ड्रोन्स भी आएंगे
गल्फ कंट्रीज के अमेरिकन बेसिस पे, उनको हम उस कामयाबी से नहीं रोक पाएंगे जैसा कि फेज 1 में रोक पाते थे, जब हमारे पास ग्राउंड टू एयर एम्यूनिशन काफी था। अब वो कम हो गया है। और दूसरा, उन्होंने बोला, ये वर्ड्स यूज किए कि एयर पावर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, कि आप ऊपर से कितनी भी बम्बार्डमेंट कर दें, बट ईरानियन आर्मी, ईरानियन बख्तरबंद यूनिट्स और मिसाइल सिस्टम्स जो अंडरग्राउंड है मिसाइल सिटीज में, उनको आप एयर पावर से बर्बाद नहीं कर पाएंगे। आप एंट्री एग्जिट रोक देंगे और उसको ये कुछ दिनों में खोल ले जाएंगे। तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि या तो आर्मी को अंदर भेजने दीजिए या इस युद्ध को अभी रोकिए। लेकिन एक ऑफशूट इसका ये जरूर है कि आज की तारीख की अगर हम सिर्फ बात करें वैभव, तो ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। कल एक सज्जन दूसरे चैनल पे मुझसे बता रहे थे कि वो अभी जस्ट ईरान से लौटे हैं और वहां फ्री में रोटियां और खाने मिल रहे हैं सबको। ये इसलिए क्योंकि पैसा खत्म हो चुका है, तो सरकार की बची खुची जो होती है ना रसद, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए वो धीरे धीरे डेस्परेट हो रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका नाकेबंदी खोल दे ईरान के ऊपर, और फिर वो हॉर्मुज में क्या एडमिनिस्ट्रेट करना है देखें। 10 दिन होने जा रहा है, अभी तक ओमान के साथ किया गया अपना MOU सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा रुका पड़ा है, और अमेरिका इसको यूज करते हुए इराक या पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे भी कुछ तैयारियां करता हुआ पाया गया है। जो जैसे ही तेहरान को पता चला, तो उनके नए IRGC कमांडर ने अभी 2-3 दिन पहले कुछ बख्तरबंद गाड़ियों की इराक बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की हुई है। इसका मतलब कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास भी होगा। एज ऑफ नाउ वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्शन, जहां ट्रंप को एक कॉल लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि ट्रंप मिड टर्म, अब भूल जाइए, वो ट्रंप ईरान के डेवलपमेंट को मिड टर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। उनके प्राइमरीज के रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि उनको काफी भारी पड़ने वाला है मिड टर्म, बिकॉज ऑफ इंटरनल इशू, नॉट बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। तो इसलिए हो सकता है कि वो इकोनॉमिक किलेबंदी, जिसको वो आयरन वॉल का नाम दे रहे थे कल, स्टील वॉल या आयरन वॉल, उससे वो बहुत खुश हैं, क्योंकि इकोनॉमी ईरान की कोलैप्स हो रही है और इसका बहुत मेजर असर पड़ेगा। उनकी नेवी एंड एयरफोर्स जा चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी मेजर मिलिट्री पावर्स को हिट कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल्स छोड़ने की कैपेसिटी बची हुई है, और इन कैपेसिटी से वो यूएस फोर्सेस को गल्फ में काफी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी ग्राउंड टू एयर एम्यूनिशन रिप्लेनिश नहीं हो पाए हैं गल्फ में। जी वैभव। बिल्कुल। इसी आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर अजताब के पास भी चलते हैं। सर, आपके हिसाब से किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? अभी सहाय सर ने बहुत विस्तार से बताया अमेरिका और ईरान क्या सोच रहे हैं, क्या भविष्य में कर सकते हैं। देखिए वैभव जी, सबसे पहले तो ये है कि कैरोलिन लेविट को अगर छोड़ना होता तो उन्होंने ज्वाइन ही क्यों किया? उन्होंने अपनी बेबी को बर्थ देने के बाद भी ज्वाइन किया। दैट शोज कि शी वाज इंटरेस्टेड इन, और अभी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी रही होगी कि वो छोड़ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान और ये त्रिगुट बना है, ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूरियों की उपज मुझे लगता है, क्योंकि वो नहीं, अब 2 फ्रंट पे उनको लड़ना, एक तरफ बाब अल मंदेब और दूसरी तरफ हॉर्मुज, 2 फ्रंट तो खुल के आ गए हैं। इसके अलावा और भी कितने फ्रंट खुले हैं। इजराइल उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। गजा में, लेबनान में जो भी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफा निर्णय लिया, इजराइल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका बोर्ड ऑफ पीस कहां है वो पता नहीं। वो पैसे लेके मेंबरशिप देने की बात करते हैं। अभी अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि वो अपना जो ट्रुथ सोशल, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसको भी वो स्पॉन्सरशिप के लिए खोज रहे हैं कि कोई पैसे दे और इस पे हम उसको स्पेशल इंफॉर्मेशन एडवांस में देंगे। मींस यहां भी कुछ ना कुछ से, जैसे स्टॉक मार्केट में वो धंधे की बात हो रही है, राष्ट्रपति ट्रंप के फैमिली को फायदा पहुंचाना, उनके जो कंपनीज हैं जो उनको इलेक्शन में फंड करते हैं उनको फायदा पहुंचाना, ये सारी चीजें चल रही है। और ये खुल के मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के अंदर इस तरह की रिपोर्ट है। जहां तक बात है, अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास ऑप्शंस कम बचे हैं। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो अपने पिछले कई सालों में बल्कि बहुत सबसे ऊपर पहुंच गया है। जो गैसोलीन की प्राइस है $4, ये पूरे युद्ध के दरमियान $4 से ऊपर, मींस की बहुत ज्यादा महंगाई वो बढ़ी हुई है। अमेरिका की जनता उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो डिवाइड है इनके पॉलिटिकल ग्रुप में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, वहां भी देख लीजिए, एक एक जो भी रिजोल्यूशन या कांग्रेस से जो कानून पास हो रहे हैं या वॉर पे जो इनके पावर्स पे पास हुए हैं, बहुत ही थीन मेजोरिटी से पास हुए हैं। मींस इनकी लोकप्रियता, इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी अप्रूवल रेटिंग सारी डाउन हुई है और बहुत ज्यादा डाउन हुई है। दूसरी तरफ एक और खबर आई है कि अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है
वो अपने 42 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। लगभग 30 करोड़ बैरल उनके पास अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बचे हुए हैं। तो वहां भी वो थकते दिख रहे हैं, पीछे मुड़ते दिख रहे हैं। तो ऐसी हालत में जब एक तरफ ईरान को वो कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे, और ईरान तो भाई पहले से वो 47 सालों की अपने बम्बार्डमेंट, हर तरह की नाकाबंदी और आपने कोशिश कर ली, फिर भी ईरान खड़ा है। ये दिखाता है कि ईरान तो पहले से बर्बाद है, फिर भी आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं। तो आपके जो सीमाएं हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, वो दुनिया देख रही है। और देख लीजिए, अमेरिका के साथ न तो नेटो के कोई देश आए, न खाड़ी के देश उस तरह से खड़ा हो रहे हैं अमेरिका के सपोर्ट में। तो ये दिखाता है कि इनकी पॉलिसी, इनकी प्लानिंग, इनके इंटेलिजेंस के लोग, युद्ध को इन्होंने, इनके इंटेलिजेंस के लोगों ने कहा है, इनको इंफॉर्मेशन दी है। तभी तो देखिए आज तक 4-5 राष्ट्रपति के टेन्योर में भी 47 सालों में ईरान पे किसी ने अटैक नहीं किया, क्योंकि वहां की इंटेलिजेंस की खबरें थी, उनके जो भी इंफॉर्मेशन थे कि ईरान पे अटैक करना वो एक वाजिब नहीं होगा, या कह लीजिए बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन इन्होंने ये रिस्क लिया, अटैक किया, और उसका परिणाम सामने दिख रहा है। मुझे लगता है कि इंस्टिंक्ट पे काम करने की इनकी जो क्षमता है या सोच है, स्ट्रेटजी को दरकिनार कर देते हैं, अपने जो इनके एडवाइजर हैं उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो दंभ पे कितना चल पाएंगे, उससे अपना लॉस और उससे ज्यादा दुनिया का लॉस कर रहे हैं। और अपने पार्टनर्स की, अपने सहयोगियों की भी वो कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ये काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ही उनके बिहेवियर को दिखाता है। बिल्कुल। सहाय सर, डॉक्टर अजिताभ सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप वन इंडिया के साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, हमारे दर्शकों को बताया कि जो इस्लामिक नेटो की बात कही जा रही है, 3 देश एक सैन्य गठबंधन बनाया है जिन्होंने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है भविष्य में, क्या उसमें और भी देश जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ेंगे भी तो कौन से देश उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए या नहीं, आप सभी ने विस्तार से बताया, समझाया। इसके अलावा ईरान का युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ट्रंप क्या कुछ कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या विकल्प हैं, ईरान की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति कैसे उसकी बदहाली की ओर जा रही है, सब पर हमने विस्तार से बात की। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.